मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना देर किए अपनी कहानी का एक नया सफर शुरू करते हैं। सिर्फ 8 दिनों में ही 17 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर पूरी तरह से समाप्त हो गए। ईशान के शरीर की 12 नाड़ियों यानी मेरिडियंस में से 5 पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा आभा रेकी से भर गईं और छठी नाड़ी लगभग आधी भर चुकी थी। जमीन पर बिखरे सफेद चूर्ण यानी रेत जैसे बचे हुए टुकड़े को देखकर भी ईशान के चेहरे पर कोई दुख या पछतावा नहीं था। उसकी नज़र में अगर ये पत्थर उसकी शक्ति बढ़ाने में मदद कर सकते हैं तो फिर चाहे 17 ही क्यों ना हो या 17 सर्वोच्च स्तर के पत्थर ही क्यों ना खर्च हो जाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जैसे ही वे पत्थर पूरी तरह समाप्त हुए, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत एक 10वीं श्रेणी नीच स्तर का आध्यात्मिक पत्थर निकाल लिया और हाथ में पकड़कर साधना शुरू कर दी। अभी तक की तुलना में अगर वातावरण में बिखरी आभा एक बूंद पानी के समान है, तो अभाव पत्थर लैक ऑफ स्पिरिट स्टोन एक गिलास पानी जैसा है और 10वीं श्रेणी का ये पत्थर एक बाल्टी पानी जैसा। पत्थर से निकल रही अपार आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करते ही ईशान के चेहरे पर खुशी की चमक उभर आई। पहले उसे चिंता थी कि इस पत्थर में पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी और शायद वो दूसरी परत लेवल तक तोड़पार नहीं कर पाएगा। आखिरकार उसने पहले ही कुछ ऊर्जा का इस्तेमाल कायान फल की प्रतिकृति बनाने में कर लिया था, लेकिन अब उसकी चिंता पूरी तरह दूर हो गई। ये 10वीं श्रेणी का पत्थर न केवल उसे दूसरी परत तक ले जाने के लिए पर्याप्त था, बल्कि और आगे की साधना के लिए भी काफी होगा। ईशान ने ध्यान लगाया, श्वास को नियंत्रित किया और साधना में लीन हो गया। अब उसकी गति बूंद बूंद नहीं बल्कि घूंट घूंट पीने जैसी थी। पहले जहां एक नाड़ी को भरने में पूरा दिन लग जाता था, अब सिर्फ 3 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय लग रहा था। सिर्फ एक दिन से भी थोड़े समय में ईशान की 12 नाड़ियां आभा से पूरी तरह भर गईं। अब अगले चरण में उसे आभा को शुद्ध करके आध्यात्मिक शक्ति में बदलना था, लेकिन ईशान ने तुरंत ऐसा न करके थोड़ी तैयारी की। उसने दर्जनों नाड़ी घास और कायांग वृक्ष की एक पत्ती निकाली। दर्जनों नाड़ी घास निगल ली और कायांग की पत्ती मुंह में दबा ली। जैसे ही नाड़ी घास की ऊर्जा काम करने लगी, उसने कायांग की पत्ती को चबाया। तुरंत ही एक विचित्र ऊर्जा मुंह से उसके मस्तिष्क में प्रवाहित हुई। अब उसे अपनी नाड़ियों की स्पष्ट झलक मिलने लगी, जैसे उसकी आंखें उसके शरीर के भीतर देख पा रही हों। यह कायांग पत्तियों का सबसे बड़ा रहस्य था। सामान्य साधक केवल अनुभव कर सकते थे, लेकिन ईशान अब अपनी नाड़ियों को देख सकता था। हालांकि यह शक्ति बहुत सीमित थी। एक पत्ती का असर केवल 3 सेकंड तक रहता था और पूरे 1 मीटर ऊंचे कायांग वृक्ष पर सिर्फ 10-15 पत्तियां ही थीं, यानी कुल मिलाकर मुश्किल से 30 सेकंड का समय। लेकिन ईशान के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। वह तो पहली परत पर था और यह शक्ति उसके लिए सबसे उपयोगी समय पर उपलब्ध थी। उसने कॉपी तकनीक और लाल आंख वाले रक्त भेड़िए की लाश का इस्तेमाल करके 300 से अधिक पत्तियां प्रतिकृति में बना ली थीं। अब उसके पास 10 मिनट से भी अधिक समय था। पत्तियों का असर लेते ही ईशान ने अपनी नाड़ियों को ध्यान से देखा। उसे लगा कि लगभग 700 से अधिक नाड़ी घास खाने के बाद सब कुछ सामान्य होगा, लेकिन गहराई से देखने पर उसने पाया कि हर नाड़ी पर अभी भी बहुत छोटे छोटे घाव मौजूद हैं। ये घाव भले ही अभी साधना में बाधा न डालते हों, लेकिन भविष्य में बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। ईशान ने ठान लिया वह पूर्ण नींव बनाएगा। केवल तभी वह मार्शल आर्ट्स की ऊंचाइयों तक पहुंच सकेगा और अपनी आयु भी बढ़ा सकेगा। इसलिए उसने कायांग पत्तियों की ऊर्जा का उपयोग साधारण शक्ति बढ़ाने में नहीं किया, बल्कि उन सूक्ष्म घावों को भरने में लगाया। धीरे धीरे सभी दाग भर गए। लगभग सारी पत्तियां समाप्त हो गईं, सिर्फ थोड़ी सी बची रहीं। अब उसका शरीर हल्का महसूस हो रहा था, मानो बोझ हट गया हो। उसकी 12 नाड़ियां पहले ही आभा से भर चुकी थीं। अब अगला चरण था आभा को आध्यात्मिक शक्ति रेकी में बदलना। लेकिन ईशान ने तुरंत ऐसा न करके थोड़ी तैयारी की। उसने दर्जनों नाड़ी घास और कायांग वृक्ष की एक पत्ती निकाली। दर्जनों नाड़ी घास निगल ली और कायांग की पत्ती मुंह में दबा ली। जैसे ही नाड़ी घास की ऊर्जा काम करने लगी, उसने कायांग की पत्ती को चबाया।
तुरंत ही एक विचित्र ऊर्जा मुंह से उसके मस्तिष्क में प्रवाहित हुई। अब उसे अपनी नाड़ियों की स्पष्ट झलक मिलने लगी, जैसे उसकी आंखें उसके शरीर के भीतर देख पा रही हों। यह कायांग पत्तियों का सबसे बड़ा रहस्य था। सामान्य साधक केवल अनुभव कर सकते थे, लेकिन ईशान अब अपनी नाड़ियों को देख सकता था। हालांकि यह शक्ति बहुत सीमित थी। एक पत्ती का असर केवल 3 सेकंड तक रहता था और पूरे 1 मीटर ऊंचे कायांग वृक्ष पर सिर्फ 10-15 पत्तियां ही थीं, यानी कुल मिलाकर मुश्किल से 30 सेकंड का समय। लेकिन ईशान के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। वह तो पहली परत पर था और यह शक्ति उसके लिए सबसे उपयोगी समय पर उपलब्ध थी। उसने कॉपी तकनीक और लाल आंख वाले रक्त भेड़िए की लाश का इस्तेमाल करके 300 से अधिक पत्तियों प्रतिकृति में बना ली थीं। अब उसके पास 10 मिनट से भी अधिक समय था। पत्तियों का असर लेते ही ईशान ने अपनी नाड़ियों को ध्यान से देखा। उसे लगा कि लगभग 700 से अधिक नाड़ी घास खाने के बाद सब कुछ सामान्य होगा, लेकिन गहराई से देखने पर उसने पाया कि हर नाड़ी पर अभी भी बहुत छोटे छोटे घाव मौजूद थे। ये घाव भले ही अभी साधना में बाधा न डालते हों, लेकिन भविष्य में बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। ईशान ने ठान लिया वह पूर्ण नींव बनाएगा। केवल तभी वह मार्शल आर्ट्स की ऊंचाइयों तक पहुंच सकेगा और अपनी आयु भी बढ़ा सकेगा। इसलिए उसने कायांग पत्तियों की ऊर्जा का उपयोग साधारण शक्ति बढ़ाने में नहीं किया, बल्कि उन सूक्ष्म घावों को भरने में लगाया। धीरे धीरे सभी दाग भर गए। लगभग सारी पत्तियां समाप्त हो गईं, सिर्फ थोड़ी सी बची रहीं। अब उसका शरीर हल्का महसूस हो रहा था, मानो बोझ हट गया हो। उसकी 12 नाड़ियां पहले ही आभा से भर चुकी थीं। अब अगला चरण था आभा को आध्यात्मिक शक्ति रेकी में बदलना। गैस रिफाइनिंग पीरियड की कुल 10 परतें होती हैं। पहली से तीसरी परत प्रारंभिक स्तर, चौथी से छठी परत मध्य स्तर, 7वीं से 9वीं परत उच्च स्तर, 10वीं परत पूर्णता ग्रेट परफेक्शन। पहली 3 परतों का मुख्य काम सिर्फ आभा को अवशोषित करना होता है। जटिलता केवल चौथी परत के बाद शुरू होती है। ईशान ने तक्षशुन हृदय सूत्र का उपयोग किया और आभा को शुद्ध करके धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति में बदलने लगा। समय का अंदाजा हो गया। वह ध्यानमग्न होकर बैठा रहा और आभा को रूपांतरित करता रहा। जब 90% आभा बदल चुकी थी, अचानक उसकी साधना की गति बहुत तेज हो गई। धड़ाम, उसके शरीर से एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। बाकी बची सारी आभा एक ही क्षण में आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो गई। उसने दूसरी परत लेवल 2 में तोड़पार कर लिया था। लगभग 10 दिनों की निरंतर साधना के बाद ईशान ने आखिरकार पहली परत से दूसरी परत तक प्रगति कर ली। शरीर में हुए बदलावों को महसूस करते ही उसके भीतर उमड़ती खुशी काबू से बाहर हो गई। आह आह, उसने जोर से हुंकार भर दी। यह उसकी खुशी और उत्साह का विस्फोट था। जब वह शांत हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद कर शरीर के भीतर का निरीक्षण किया। अब केवल 10% आभा आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हुई थी। शेष बहुत कम था, लेकिन उसने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था, इसलिए वह परेशान नहीं हुआ। उसने फिर से साधना शुरू की और पत्थर की ऊर्जा को अवशोषित कर आध्यात्मिक शक्ति में बदलता गया। लेकिन समस्या थी, उसके शरीर की क्षमता साधारण साधकों से 3 से 4 गुना अधिक थी। इसलिए 10 शेष पत्थर बहुत जल्दी समाप्त हो गए और केवल एक नाड़ी भर पाई। असल में जब वह तोड़पार कर रहा था, उसने प्रयास किया था कि पत्थरों पर निर्भर न होकर केवल आकाश और पृथ्वी की आभा को ही खींचें। लेकिन उसकी गति इतनी धीमी थी जैसे कछुआ चलता हो। तेजी से शक्ति बढ़ने का सुख अनुभव करने के बाद घोंघे जैसी धीमी प्रगति ने ईशान को पागल कर दिया। मानसिक विकारों से बचने के लिए उसने साधना रोक दी। वह उठा और हाथ पैर फैलाकर गुफा में टहलने लगा। चलते हुए सोचने लगा, जब साधना में मदद करने के लिए मेरे पास कोई आत्मा पत्थर स्पिरिट स्टोन नहीं है, तो अब मुझे ये सोचना चाहिए कि परिवार में कैसे वापस जाऊं। ची यिलोंग ने उसे रोककर घायल किया था और गुफा में आए हुए अब 1 महीना हो चुका था। इस दौरान उसने दूसरी परत लेवल की ची रिफाइनिंग अवस्था पार कर ली थी। 1 महीने से वह सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं दिखा था।
ईशान को पूरा विश्वास था कि चौहान परिवार के लोग समझ चुके होंगे कि वह असीमित वन एंडलेस फॉरेस्ट में मर चुका है। जब वह अचानक ल्यूलिन टाउन लौटेगा तो सबको यकीन दिलाने के लिए एक ठोस कारण देना होगा कि वह वास्तव में कैसे जीवित बचा। इसके अलावा अब वह पहले जैसा व्यर्थ नहीं रहा। सिर्फ 1 महीने में उसने दूसरी परत की साधना पार कर ली थी। उसकी साधना की गति शीर्ष 8 ग्रेड की प्रतिभाओं से भी तेज थी। लेकिन क्या यह बात परिवार के उच्च पदाधिकारियों को बतानी चाहिए? यही वो प्रश्न था जिससे ईशान सबसे ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसके फिर से साधना करने की असली वजह उसकी आसमानी शक्ति थी, कॉपी और पेस्ट की शक्ति। यह अद्भुत शक्ति भविष्य में उसे और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इसलिए अपने अलावा किसी और को इसके बारे में जानने नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर वह परिवार को यह न बताए कि वह साधना करने लगा है, तो उसे अकेले ही संघर्ष करना पड़ेगा। सभी संसाधन खुद जुटाने होंगे और हर खतरे का सामना खुद करना होगा। नहीं, कुछ ही देर में उसने इस विचार को नकार दिया। अनंत महाद्वीप पर, जहां हर जगह क्रूर प्रतिस्पर्धा है, वहां अकेले साधना करना असंभव था। साधना संसाधन तो दूर, केवल जीवित रहना भी एक समस्या थी। जो योद्धा अकेले भटकते हुए नजर आते हैं, उनके पीछे भी कोई ना कोई शक्ति खड़ी रहती है, वरना वे किसी ताकतवर गुट द्वारा बहुत पहले मिटा दिए गए होते। इसके अलावा एक योद्धा को सिर्फ आत्मा पत्थर और औषधियां ही नहीं, बल्कि उच्च स्तर की साधना विधियां भी चाहिए। उदाहरण के लिए ताइशुन हृदय सूत्र। शरीर साधना काल के शिखर पर पहुंचने के बाद इसे पार करने के लिए इस सूत्र की तीसरी परत की आवश्यकता होती है, और यह तीसरी परत हमेशा से कुलपति चौहान तियान युआन के हाथों में सुरक्षित थी। अगर वह अकेले साधना करता तो आगे की तकनीक उसे कभी नहीं मिल पाती। इसलिए ईशान ने तय किया, मुझे परिवार को यह जरूर बताना होगा कि मैं फिर से साधना कर सकता हूं, और अपनी प्रतिभा को और अधिक चमकदार ढंग से दिखाना होगा, ताकि परिवार के वरिष्ठों का ध्यान आकर्षित हो। तभी मुझे उच्चतर साधना विधियां, शक्तिशाली युद्ध कला और प्रचुर संसाधन मिल पाएंगे। जहां तक दूसरी ताकतों के हत्यारों का सवाल था, ईशान को डर नहीं था। एक योद्धा जो जीवन की चोटी तक पहुंचना चाहता है, उसे हजारों लाशों और खून के समुद्र से होकर गुजरना ही पड़ता है। अगर वह संभावित हत्या के डर से पीछे हटेगा तो उसका जीवन कभी महान नहीं बन पाएगा, और फिर परिवार के वरिष्ठ ऐसे प्रतिभाशाली योद्धा को कभी असुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। वे गुप्त रूप से उसकी रक्षा करेंगे। अब उसे बस एक कारण चाहिए था, एक ऐसा कारण जिससे समझाया जा सके कि वह फिर से साधना क्यों कर पा रहा है। हाँ, नाड़ी संरक्षण औषधि। कुछ देर सोचने के बाद अचानक उसके मन में यही नाम चमका। पहले जब ईशान की नाड़ियां 2 महान योद्धाओं की लड़ाई की मार से क्षतिग्रस्त हो गई थीं, तब वह व्यर्थ माना जाने लगा था। परिवार के कई लोग ये मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार पूरे की राज्य में 100 साल में एक बार ही ऐसा योद्धा पैदा होता है जिसकी प्रतिभा शीर्ष 8 ग्रेड तक पहुंच सके। इतनी प्रतिभा वाला योद्धा अगर मूर्ख ना हो तो आसानी से शरीर साधना काल के शिखर तक पहुंच सकता है, और फिर उसे पार करना भी कठिन नहीं होता। उस समय भी ईशान मूर्ख नहीं था, बल्कि बहुत बुद्धिमान था, वरना कुलपति और वरिष्ठ उसे ताइशुन सूत्र जैसी गुप्त विधि कभी न सौंपते। जब उसकी नाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं, तो परिवार के एकमात्र औषधि गुरु ने भी प्रयास किया था। उन्होंने बहुत अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि सिर्फ नाड़ी संरक्षण औषधि ही उसकी क्षतिग्रस्त नाड़ियों को ठीक कर सकती है। यह औषधि 7वीं श्रेणी के निचले स्तर की औषधि थी। इसकी सामग्री बहुत दुर्लभ नहीं थी और चौहान परिवार उन्हें इकट्ठा भी कर सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि इसे तैयार करने के लिए कम से कम एक 7वीं श्रेणी का औषधि गुरु चाहिए था, और न केवल की राज्य में बल्कि आसपास के दर्जनों राज्यों में भी ऐसा कोई गुरु नहीं था। सिर्फ विशाल साम्राज्यों में ही 7वीं श्रेणी का औषधि गुरु होता था, जबकि चौहान परिवार का औषधि गुरु तो केवल 9वीं श्रेणी का ही था।
इसलिए असलियत में इस औषधि को बनाना संभव नहीं था, लेकिन एक बहाने के तौर पर यह कारण सबको विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त था। ईशान ने राहत की सांस ली। अब उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि चौहान परिवार में वापस कैसे पहुंचा जाए। उसके पास कुछ आत्मविश्वास था, क्योंकि उसने हाल के दिनों में जंगली फलों को इकट्ठा करते हुए रास्ते की सुरक्षा का आकलन किया था। 9 प्रकार के जंगली जानवरों की सीमा तक तो वह सुरक्षित रह सकता था, लेकिन 10वीं सीमा उसे सबसे बड़ी समस्या दे रही थी। जब पहले चौहान फैन और अन्य लोग जंगल में घुसे थे, तो उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर रास्ता बना लिया था और सब जानवरों को मार डाला था। इसलिए वहां कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा था। अब ईशान, जो केवल दूसरी परत की रिफाइनिंग अवस्था पर था और जिसका लड़ाई का अनुभव भी शून्य था, उसके लिए उतने शक्तिशाली जानवरों से भिड़ना असंभव था। जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक इंसान हैं। ईशान जानता था कि इस असीमित वन में घूमने वाले ज्यादातर योद्धा निर्दयी और क्रूर होते हैं। अगर उनसे अकेले टकरा गया तो निश्चित ही जान चली जाएगी। छोड़ो, इतना सोचकर क्या फायदा, जिंदा लौट पाया तो भाग्य है, ईशान ने मन ही मन कहा। वह भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ठान लिया कि एक एक कदम चलते हुए आगे बढ़ना ही ठीक है। अब मुझे अपनी युद्ध कला का अभ्यास शुरू करना होगा। सिर्फ उसी से असीमित वन से निकलने की संभावना बढ़ेगी। चौहान परिवार के पूर्वज एक महान तलवारबाज थे। इसी कारण परिवार की अधिकांश संतानों ने पिछले कई सौ वर्षों से तलवार को ही अपना प्रमुख हथियार बनाया था। अध्याय 17। परिवार के मुखिया ईशान तिवारी का दावा था कि उनकी तलवार कला ऐसी है कि प्रतिद्वंदी कुछ कह ही नहीं पाता और उनकी तलवार के नीचे ढेर हो जाता। यही तिवारी परिवार की तलवार विद्या के अभिमान को दर्शाता है। तिवारी परिवार की युद्ध कला मंडप तलवार विद्या का ही सबसे बड़ा हिस्सा है। ईशान को इस बात की कोई विशेष परवाह नहीं थी कि भविष्य में कौन सा हथियार इस्तेमाल करे या कौन सी युद्ध कला सीखे, लेकिन तिवारी परिवार में रहते हुए परिस्थितियां तय करती थीं कि उसे तलवार विद्या ही सीखनी होगी। और भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वर्मा परिवार के 5 लोगों की मौत के समय एक साधारण युवक के पास 10 बार तपाई हुई स्टील की तलवार थी। ये तलवार फिलहाल उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। तिवारी परिवार दवाओं, औषधि निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वर्मा परिवार हथियारों के लिए मशहूर था। वर्मा परिवार के हथियार सिर्फ की राज्य में ही नहीं, बल्कि दर्जनों आसपास के राज्यों में भी प्रसिद्ध थे। उनकी प्रसिद्धि का कारण था उनकी विशेष तपन तकनीक, जिसमें धातु को कई बार तपाकर उसकी धार और मजबूती को असाधारण रूप से बढ़ाया जाता था। क्योंकि गैस संवर्धन काल के योद्धा जब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वो अत्यंत प्रचंड होती है। सामान्य हथियार उस शक्ति को झेल ही नहीं पाते। केवल वही हथियार जिन्हें विशेष तपन विधि से बनाया गया हो, सच्चे अर्थों में उस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। गैस संवर्धन काल में योद्धा 10 बार तपाए गए हथियारों का प्रयोग करते हैं। जब शरीर संवर्धन काल आता है, तब उन्हें 100 बार तपाए गए हथियार चाहिए होते हैं, क्योंकि उस समय योद्धा की आध्यात्मिक शक्ति इतनी विशाल हो जाती है कि 10 बार तपाए गए हथियार भी टूट जाते हैं। और जब कोई योद्धा शरीर संवर्धन से भी ऊपर के स्तर पर पहुंच जाता है, तब तो सांसारिक हथियार उसकी शक्ति सह ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर संवर्धन काल को पार करते ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति में एक गहरा रूपांतरण होता है। वो रूपांतरण क्या है, ये ईशान ने अभी तक अनुभव नहीं किया था। उसने बाएं हाथ से तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा, बाघ की आंख जैसी मजबूत पकड़ बनाई और तलवार की पीठ उसकी हथेली से सटाई। उसकी आत्मा तुरंत शांत हो गई। हाँ, उसने एक चीख लगाई, बायां पैर दाएं की ओर बढ़ाया, शरीर को मोड़ा और पूरी ताकत से मूलभूत मुद्रा अपनाई। इस समय ईशान के दिमाग में दर्जनों तलवार विधियां थीं, यहां तक कि उच्च स्तरीय विद्या भी, लेकिन उसने इन सब को छोड़कर सबसे साधारण मूलभूत तलवार विद्या को चुना। आधुनिक युग का व्यक्ति होने के कारण ईशान जानता था कि नींव ही सबसे महत्वपूर्ण है, और यह भी कि जितनी सरल चाल होगी, उसे निपुण करने के बाद उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। अन्य हथियारों की जटिल मुद्राओं की तुलना में मूलभूत तलवार विद्या बहुत ही सरल थी।
इसमें कुल 14 चालें थीं। काटना, उठाना, चुभाना, चीरना, धक्का देना, थामना, रोकना, पोंछना, पोंछना, वार करना, रोकथाम, लपेटना, झाड़ना, दबाना और लटकाना। ये चालें देखने में आसान लगती थीं, लेकिन उन्हें निपुण करना बहुत कठिन था। शायद इसलिए कि उसके भीतर दो आत्माएं थीं, या इसलिए कि वो इस मूलभूत तलवार विद्या पर बहुत ध्यान दे रहा था। जब उसने पहली बार इसका अभ्यास शुरू किया तो पीछे की कुछ चालों को छोड़कर बाकी सभी बहुत ही मानक ढंग से प्रदर्शित हुईं। एक के बाद एक चाल। ईशान पूरे मन से साधना कर रहा था। वो चाहता था कि अपनी तलवार को दिल से महसूस करे और मानव तलवार एकत्व की अवस्था तक पहुंचे। बेशक ये उसकी कल्पना मात्र थी। वो जानता था कि वो अभी सिर्फ गैस संवर्धन काल की दूसरी परत का साधक था। यहाँ तक कि शरीर संवर्धन काल से ऊपर के शक्तिशाली लोग भी मानव तलवार एकत्व की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उससे पहले एक और अवस्था होती है, तलवार का भाव। 10 से अधिक प्रयासों के बाद जब उसने पाया कि मानव तलवार एकत्व असंभव है, तो उसने उस अवास्तविक कल्पना को छोड़ दिया और पूरी निष्ठा से मूलभूत तलवार विद्या का अभ्यास करना शुरू किया। 3 दिन। इन 3 दिनों में उसने सभी 14 मूलभूत तलवार चालों का अभ्यास किया। पहली 7 चालें अब उसके लिए लगभग सहज हो चुकी थीं, जबकि बाद की 7 अभी भी थोड़ी कठिन थीं। लेकिन इससे वो निराश नहीं हुआ। वो जानता था कि पिछली 7 चालें देखने में आसान लगती हैं, लेकिन वास्तव में वे पहली 7 चालों से जुड़ी हुई थीं। उन्हें निपुण करने के लिए और अधिक समय चाहिए था। तलवार की चालों का अभ्यास करते हुए उसने आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रयोग करना शुरू किया, ताकि चालों की ताकत बढ़ सके। लेकिन उसकी नसों में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति केवल पहले 3 वारों को सह पाती थी। चौथे ही वार पर शक्ति खत्म हो जाती थी। उसने तलवार वापस खींची और लंबी सांस ली। 1 महीने से जिस गुफा में वो रह रहा था उसकी ओर देखा और थोड़ी जटिल भावनाओं से सिर हिलाया। अब निकलने का समय आ गया है। इस 1 महीने में लाल आंखों वाले रक्त भेड़िए की गंध लगभग मिट चुकी थी। 2 दिन पहले जब वो फल लेने बाहर गया था तो उसने स्पष्ट रूप से देखा कि आसपास अब अन्य विचित्र जीव घूम रहे थे। उसके पास अब ना तो आध्यात्मिक पत्थर थे और ना ही गुफा की आभा शेष बची थी। अब यहाँ ठहरना व्यर्थ था। उसके पास रखने लायक बहुत कम चीजें थीं। 500 स्वर्ण मुद्राओं का एक चांदी का नोट उसने सीने में रखा और 10 तपन वाली स्टील तलवार को हाथ में थाम लिया। यही उसकी पहचान और ताकत थी। गुफा को आखिरी बार गहरी सांस लेकर देखा और गंभीर मन से बाहर निकल गया। गुफा से बाहर आने के बाद उसने तुरंत बाहर का ताजा वायु लिया और उसकी आत्मा जैसे प्रफुल्लित हो उठी। लेकिन वो तुरंत रवाना नहीं हुआ। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को तलवार में प्रवाहित किया और गुफा के प्रवेश द्वार के आसपास की चट्टानों को काटकर उनके टुकड़ों से पूरे मुहाने को बंद कर दिया। फिर कुछ छलावरण किया ताकि कोई इसे पहचान न सके। उसने यह क्यों किया? पहला, ये वही स्थान था जहां से वो नए जीवन की ओर बढ़ा था। दूसरा, गुफा इतनी छुपी हुई थी कि बिना नक्शे के ढूंढना लगभग असंभव था। यह उसका सुरक्षित गढ़ था। अब ईशान वो कमजोर युवक नहीं था जो मुर्गी भी ना मार सके। आने वाला जीवन तलवार और छाया से भरा होगा, और अगर कभी कोई संकट आया तो यह गुफा उसका सुरक्षित आश्रय बनेगी। इस 1 महीने में वो कभी-कभी फल लेने बाहर जाता था, इसलिए आसपास का इलाका अब उसे अच्छी तरह याद हो गया था। उसने उसी याददाश्त के आधार पर धीरे-धीरे 9 श्रेणी वाले विचित्र जीवों की सीमा से बाहर निकलने का रास्ता चुना। अब भले ही वो गैस संवर्धन काल की केवल दूसरी परत पर था और शक्ति में कमजोर था, लेकिन 1 महीने पहले की तुलना में उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी गति में था। अब उसकी गति पहले की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक थी, लेकिन वो अब भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि तिवारी परिवार में सही मायनों में सच्चे योद्धा बनने के लिए कम से कम गैस संवर्धन काल की चौथी परत तक पहुंचना आवश्यक था। क्योंकि चौथी परत पर ही 12 नसें छोटा चक्र पूरा करती हैं और स्वयं आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करने लगती हैं। तब उसकी मात्रा और पुनर्स्थापन क्षमता पहले 3 स्तरों से 10 गुना अधिक होती है। ईशान जानता था कि गति और शक्ति ही आगे के मार्ग में सबसे बड़ी ढाल होंगी। इस समय वो 1 मीटर मोटे और 10 मीटर ऊंचे पेड़ की चोटी पर छुपा हुआ था।
उसने अपनी सारी सांसें रोकीं और ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वो अब 10 श्रेणी वाले विचित्र जीवों की सीमा में था। अध्याय 18। पिछली बार जब ईशान को रोका गया था, तब वो गलती से कियानेंद्र और उसके साथियों से टकरा गया था, क्योंकि उसने पहले से परिस्थिति का निरीक्षण नहीं किया था और सीधे 10 श्रेणी के अजीब जीवों के क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। इस बार उसने समझदारी दिखाते हुए पहले सावधानी से चारों ओर का मुआयना किया और फिर तय किया कि अंदर जाना है या नहीं। आधे घंटे बाद 9 श्रेणी वाले क्षेत्र के किनारे पर ना तो 10 श्रेणी के भयंकर जीव थे और न ही कोई मानव योद्धा। सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद वो पेड़ से नीचे उतरा और 100 कदम आगे बढ़ते ही 10 श्रेणी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गया। 9 श्रेणी के भीतर उसकी गति तेज थी, लेकिन 10 श्रेणी वाले क्षेत्र में ईशान की चाल काफी धीमी हो गई। वो आसपास के माहौल पर पूरी सतर्कता से ध्यान दे रहा था, ताकि अचानक कोई दानव या योद्धा सामने न आ जाए। पता नहीं ये अनोखे जानवर गहरी नींद में थे या हाल ही में यहाँ के योद्धा चले गए थे, क्योंकि जब तक ईशान 10 श्रेणी के मध्यम स्तर के क्षेत्र तक पहुंचा, उसे न तो कोई दानव मिला और न ही कोई योद्धा मिला। ईशान ने सोचा, अगर आगे का सफर भी इसी तरह सुरक्षित रहा तो उसकी मौजूदा गति से वो शाम तक ल्यूलन नगर पहुंच जाएगा। लगभग 1.5 घंटे की यात्रा के बाद वो मध्यम स्तर के 10 श्रेणी वाले जीवों के क्षेत्र के करीब पहुंचा ही था कि उसकी किस्मत अचानक पलट गई। अब वो न केवल मध्यम स्तर के 10 श्रेणी वाले भयंकर दैत्य तूफानी भालू से आमना सामना कर रहा था, बल्कि वहां पहले से मौजूद दर्जन भर खूंखार योद्धाओं से भी। इस समय दर्जन भर योद्धाओं ने तूफानी भालू को घेर रखा था और दोनों तरफ से लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी। चूंकि न तो योद्धाओं ने और न ही भालू ने हमला किया था, ईशान को पहले से इसकी भनक नहीं लगी, वरना वो कभी इस जगह पर सामने से नहीं आता। उन योद्धाओं ने अचानक ईशान को देखा तो पहले तो चौंके, लेकिन जैसे ही समझ गए कि वो महज क्यूई रिफाइनिंग के दूसरे स्तर का छोटा योद्धा है, उनकी चिंता तुरंत मिट गई। ईशान ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कीजिए भाइयों, मैं रास्ता भटक गया था, अब तुरंत निकल रहा हूं। असीम वन एंडलेस फॉरेस्ट में जब किसी दूसरे मानव योद्धा से मुलाकात हो तो भले पहचान हो या ना हो, उनसे दूरी बनाना ही समझदारी होती है। कौन जानता है सामने वाला क्या इरादा रखता है। यह कहकर ईशान ने बिना उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए मुड़कर तेजी से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। तभी उन योद्धाओं का सरदार बोला, जियो, जाओ और इसे खत्म करो। उसे शक हुआ था, एक साधारण सा युवक जो सिर्फ क्यूई रिफाइनिंग के दूसरे स्तर पर है, आखिर कैसे 10 श्रेणी के मध्यम क्षेत्र तक बिना किसी चोट के साफ सुथरा पहुंच सकता है। यह तभी संभव है अगर उसके पीछे कोई शक्तिशाली रक्षक हो या फिर उसके पास कोई अमूल्य रत्न हो। इसलिए उसने अपने वफादार साथी, जो तीसरे स्तर का साधक था, को ईशान